वसुंधरा राजे जी को कहीं ना कहीं साइड लाइन किया जाए? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मोइन सेठ जी का तो कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई। अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो मोइन सेठ देखिए कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नहीं है। वो भारतीय सचिन पायलट टॉप से आ चुके हैं तो ये सीट आपके हाथ से गई। टॉप के जनता के साथ ये किया गया है कि वो प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने क्लियर किया था कि मुख्यमंत्री वो बनेंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं थी कि इतनी बड़ी तादाद में मुसलमानों के होने के बावजूद इस सीट से मुसलमानों की सीट हटा के और आप गैर मुस्लिम को सीट दे देंगे। बीजेपी को लगा कि मुसलमानों का पहला इस सीट पे माइनॉरिटी का। बिल्कुल। तो यही हक और ज्यादा क्यों नहीं लगता? जैसे कि कांग्रेस ने पिछली बार 16 टिकट दिए तो मुसलमान, तो आपको लगता है कि मुसलमानों का हक और जगह दबाया गया है और जगह से? देखिए 2013 में जब वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी, 4 टिकट भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को दिए थे। स्टेट में नंबर 1 राजस्थान आ रहा है। अब आप बिजली देखें, किसानों के लिए देखें, आप शिक्षा में देखें, चिरंजीवी योजना है, तो इनकी भी तो फिर आप तारीफ करें अगर ये कमी है। देखिए जिस तरह राजस्थान नंबर 1 आ रहा है, आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, दुष्कर्म के मामले में राजस्थान नंबर 1 आ रहा है। आप अपराध के मामले में देख लीजिए, राजस्थान नंबर 1 आ रहा है। आज हालत ऐसी है कि महिलाओं के साथ गैंगरेप हो रहा है। रमेश बिदूड़ी साहब का सबने बयान सुना, माइनॉरिटी में काफी नाराजगी हुई, उस बयान को आप कैसे देखते हैं? बहुत गलत है। और उस भाषा पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने खेद भी प्रकट किया। हिंदुस्तान के अमीर मौलाना साद हैं, उन जैसे आदमी के ऊपर हमारे यहाँ से सबसे ज्यादा वोट ले जाने के बाद मुसलमानों के, और हमारा अगर विधायक उनके खिलाफ क्लियर इन शब्दों में कहता है कि इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई हो कि वो एक मिसाल बने, तो मैं समझता हूँ कि बिदूड़ी जी का तो इतना बड़ा कोई गुना नहीं है जितना बड़ा गुना पायलट साहब का। अब वो चाहे कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो, मगर एकदम से एमपीओ को एमएलए के इलेक्शन में लाना, ये क्या स्ट्रेटेजी है? शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है। तो क्या राजस्थान में बहुत सारी जगहों से चुनाव लड़ रही है, तो आपको लगता है कि उसका फायदा आपको होगा? एमआईएम के बारे में कह रहा है, ये एमआईएम हमारी कोई बी टीम नहीं है। टॉप से अभी तक कोई चेहरा क्यों क्लियर नहीं हो पाया? जहां से जीता है वहां से ही चुनाव लड़ेगा। इस मजबूरी में पायलट साहब को वापस टॉप से चुनाव लड़ना पड़ा। आज के इस एपिसोड में हम हैं मोहम्मद वक़ार खान साहब के साथ, जो प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी से। आने वाले चुनाव में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। पिछली बार टॉप से यूनुस खान ने बीजेपी से टिकट लेके विधानसभा चुनाव लड़ा था, और इस बार बीजेपी से अभी तक कोई कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ। इन्हीं सब चीजों को लेके चर्चा करेंगे हम मोहम्मद वक़ार खान के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस एपिसोड में। बहुत बहुत शुक्रिया कादर भाई। सबसे पहला सवाल आपसे कि राजस्थान में आप कहते थे कि कांग्रेस के 2 खेमे हैं, अब तो बीजेपी में भी 2 खेमे हैं। देखिए जहाँ खेमे की बात है तो बीजेपी में तो फिलहाल कोई खेमा है नहीं, और बीजेपी का एक ही निशान है, कमल का फूल। रही बात कि अगर लोग ये सोचें कि वसुंधरा जी या संगठन की तरफ से कोई किसी तरह से कोई गैप हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वसुंधरा जी सभी जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं, जितनी भी कोर कमेटी की बैठकें हैं, जो भी उनके पास प्रस्ताव है, सब वो अपने पास रख मीटिंग में वो सामने रख रही है। दूसरी चीज ये कि उनसे जिन लोगों से उम्मीद थी उन सभी के टिकट अभी सेकंड लिस्ट में क्लियर भी हुए हैं। अच्छा, इससे पहले देखा जाता था कि जब भी प्रचार होता था कांग्रेस का या बीजेपी का, तो एक बड़ा चेहरा जो सीएम की दावेदारी का होता था वो होता था। इस बार तो कोई चेहरा नहीं, जो आपका एक नहीं सहेगा राजस्थान वाला प्रोग्राम चला उसमें कोई चेहरा नहीं, या अब तक कोई चेहरा क्लियर नहीं हुआ है किसको सीएम बनाया जाए। चेहरा तो देखिए पूरे देश में अभी फिलहाल सबसे बड़ा चेहरा हमारे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, और जिस भी राज्य में चुनाव हो रहे हैं, वो किसी भी राज्य को लेकर देख लीजिए, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव हो रहा है। इसलिए भाई ये तो कोर कमेटी और शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि कौन सीएम रहेगा और कौन नहीं रहे। बाकी राजस्थान में वसुंधरा जी से बड़ा लीडर कोई नहीं है। जनता देखती है तभी सवाल उठाती है। पिछली बार भी जैसे यूनुस खान जी का डीडवाना से लड़ते टिकट काटा गया, तो यही माना गया कि कहीं ना कहीं सेंटर नाराज है, क्योंकि जो वसुंधरा राजे उनकी पॉलिटिक्स करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, हिंदुत्व को ध्यान में रखते हुए उनका दूसरा तरीका पॉलिटिक्स करने का। इस बार भी उनके पास के जो विधायक है उनका अभी तक टिकट क्लियर नहीं हुआ, तो यही जनता को लगता है कि वसुंधरा राजे जी को कहीं ना कहीं साइड लाइन किया जाए। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वसुंधरा जी आज से भाजपा से जुड़ी हुई नहीं है। भाजपा की स्थापना इनकी माताजी द्वारा की गई थी, और आज भी वो भाजपा के सिद्धांतों पर चलती हैं। और दूसरी चीज ये है कि उन्होंने बिल्कुल निष्पक्ष छवि के साथ अपने 10 साल इस राजस्थान में मुख्यमंत्री के पद पर रही, और सब समाजों को लेकर चली है, और वही फायदा आज भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में मिल रहा है। इससे पहले जब सचिन पायलट साहब टॉप से लड़े तो देखा गया कि बहुत ज्यादा मतों से आपकी हार हुई, जबकि यूनुस खान जैसे गद्दावर नेता है। तो इस बार भी मान लिया जाए कि अब सचिन पायलट टॉप से आ चुके हैं, तो ये सीट आपके हाथ से गई। देखिए जो पिछली बार सचिन पायलट यहाँ पर चुनाव लड़ने आए थे,
सबसे बड़ा एक धोखा तो टोक के जनता के साथ ये किया गया है कि वो प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि मुख्यमंत्री वो बनेंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। एक मुख्यमंत्री का प्रत्याशी हो और एक सिर्फ विधायक जो कि आगे जाके मंत्री बनेगा, तो कोई भी अगर बेवकूफ भी होगा तो वो ये निर्णय करेगा कि यार हमारे क्षेत्र से अगर मुख्यमंत्री बन रहा है तो मुख्यमंत्री को सपोर्ट करेगा। फिर दूसरी चीज ये है कि यूनुस खान साहब को जो मौका मिला वो बिल्कुल लास्ट टाइम में मिला। इस स्थिति को देखते हुए कि ये कांग्रेस की जो सीट थी वो मुस्लिम सीट थी, किसी भी पार्टी को ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी तादाद में मुसलमानों के होने के बावजूद इस सीट से मुसलमानों की सीट हटा के और आप गैर मुस्लिम को सीट दे देंगे और उसके बाद में आप इतनी बड़ी तादाद को इग्नोर कर देंगे। तो उस स्थिति में पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि उन्हें लगा कि मुसलमानों की कहीं ना कहीं यहाँ पर हक तलफी हुई है, तो उन्होंने मुसलमानों के हक को देखते हुए मुस्लिम सीट, यहाँ की जो मुस्लिम सीट कांग्रेस से छूटी थी उसकी जगह भाजपा से मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा। लेकिन उस चीज को मुसलमान ये समझ नहीं पाए कि 35 साल से जिस मुस्लिम सीट पर वोट देते हुए आ रहे हैं, आज उन्हें वोट मांगने की जगह आज उन्हें वोट देना पड़ रहा है। तो एक तरह से राजनीतिक तौर पर मुसलमानों का बहुत ज्यादा ये मानिए कि हक तलफी हुई है और उसके लिए शायद हम लोग ही जिम्मेदार हैं। आप बात कर रहे हैं कि बीजेपी को लगा कि मुसलमानों का पहला इस सीट पे माइनॉरिटी का हक, बिल्कुल बिल्कुल, तो यही हक और जगह क्यों नहीं लगता? जैसे कि कांग्रेस ने पिछली बार 16 टिकट दिए तो मुसलमान, तो आपको लगता है कि मुसलमानों का हक और जगह दबाया गया है और जगह से? देखिए 2013 में जब वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी, 4 टिकट भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को दिए थे, जिसमें से 2 विधायक हमारे जीते थे, यूनुस खान साहब और हबीबुर रहमान साहब, जिनमें एक मंत्री थे। मंत्री उस लेवल के थे जो राजस्थान में सेकंड सीएम माने जाते थे। अगर मुसलमानों का हक नहीं समझती बीजेपी तो मुसलमान सेकंड सीएम के तौर पर कैसे माना जाता? फिर उसके बाद 7 बोर्ड जो मुसलमानों के थे, उन बोर्डों का गठन किया गया, जबकि इस कांग्रेस सरकार में पूरे 4 साल निकलने के बाद, 4.5 साल निकलने के बाद 6 महीने पहले नियुक्ति हुई है बोर्डों में। तो हक तलफी तो सही तरीके से कांग्रेस कर दी है। 9 विधायक जीतने के बाद हालत यह है कि 9 विधायक आपकी पैरवी करने को तैयार नहीं है। 4-4 महीने पैरा टीचर आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद आपके परमानेंट के आदेश आचार संहिता लागू होने से 2 दिन पहले आ रहे हैं। वो ये जान करके कि ये आदेश भी जारी हो जाए और ये भी देख और काम भी अटक जाए। फिर दूसरी बात ये है कि आप लास्ट टाइम में कर रहे हो, मतलब आपको मुसलमानों पर भरोसा नहीं है, कि भरोसा इस तरह नहीं है कि पता नहीं अभी परमानेंट कर दे तो अगली बार वोट देंगे या नहीं देंगे। तो उस झुंझुने को लटका कर ही कांग्रेस ने सिर्फ मुसलमानों को काम में लिया। अच्छा, जहां कांग्रेस सरकार की कमियां दिखा रहे हैं, वहीं स्टेट में कई ऐसी चीजें हैं जिसमें भारत में स्टेट में नंबर 1 राजस्थान आ रहा है। अब आप बिजली देखें, किसानों के लिए देखें, आप शिक्षा में देखें, चिरंजीवी योजना है, तो इनकी भी तो फिर आप तारीफ करें अगर ये कमी है। देखिए जिस तरह राजस्थान नंबर 1 आ रहा है, आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, दुष्कर्म के मामले में राजस्थान नंबर 1 आ रहा है। आप अपराध के मामले में देख लीजिए, राजस्थान नंबर 1 आ रहा है। आज हालत ऐसी है कि महिलाओं के साथ गैंगरेप हो रहे हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार होकर उन्हें भट्टियों पे फेंका जा रहा है। सभी तरह के, न महिला सुरक्षित है न स्टूडेंट सुरक्षित हैं। आप पेपर लीक के मामले देख लीजिए, इससे ज्यादा पेपर लीक कभी किसी सरकार में नहीं हुए। तो फिर किस प्रकार से राजस्थान नंबर 1 आ रहा है? चिरंजीवी योजना की जहां आप बात कर रहे हैं, चिरंजीवी योजना के अंदर आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का लाभ चिरंजीवी योजना में मर्ज किया जा रहा है, उसका नाम बदलकर चिरंजीवी योजना कर रहे हैं। आप अभी इंदिरा रसोई ले लीजिए, इंदिरा रसोई वसुंधरा जी की सरकार में हमारे यहाँ चलती थी, उसका नाम बदलकर इंदिरा रसोई कर दिया। वसुंधरा जी ने जितनी भी प्राइवेट गाड़ियां थी सबका टोल फ्री किया था, गहलोत सरकार ने सबसे पहले आते ही उस टोल को बंद किया। तो जितने आमजन से जुड़ी हुई योजनाएं हैं वो तो गहलोत साहब ने नाम बदलकर या उन योजनाओं को बंद करके ये सरकार चला रहे हैं। तो ऐसी तो कोई विशेष योजना यहाँ चल रही है। जो चिरंजीवी योजना है ये पहले भामाशाह योजना भाजपा सरकार में चल रही थी, तो कौन सा ऐसा विशेष नई योजना लागू कर दी? इसके अलावा बात करें तो रमेश विदुड़ी साहब का सबने बयान सुना, माइनॉरिटी में काफी नाराजगी हुई, उस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए बिल्कुल आपकी बात बेशक मैं समझता हूं कि रमेश विदुड़ी जी ने जो संसद में बयान दिया, सबसे बड़ी बात तो यह है कि संसद हमारे संविधान की सबसे बड़ी शाला है, वहां पर इस तरह की भाषा बोली जाना बहुत गलत है। और उस भाषा पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष
और वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने खेद भी प्रकट किया और किसी भी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने उस बयान का समर्थन नहीं किया। रही बात विदुड़ी जी सिर्फ एक सांसद है और दानिश अली जिनसे उनकी हॉट चल रही थी वो भी एक सांसद है, लेकिन आप देखा जाए तो सबसे बड़ा वोट बैंक तो आज मुसलमान है कांग्रेस का, और मुसलमानों के मैं समझता हूं कि ऐसा कोई परिवार नहीं जिसके दिल में तबलीग जुड़ी भी नहीं। और तबलीग के हमारे पूरे हिंदुस्तान के अमीर मौलाना साद हैं, उन जैसे आदमी के ऊपर हमारे यहाँ से सबसे ज्यादा वोट ले जाने के बाद मुसलमानों के, और हमारा अगर विधायक उनके खिलाफ क्लियर इन शब्दों में कहता है कि इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई हो कि वो एक मिसाल बने, तो मैं समझता हूं कि विदुड़ी जी का तो इतना बड़ा कोई गुना नहीं है जितना बड़ा गुना पायलट साहब का है। तो आपको लगता है कि विदुड़ी जी को इस बयान पे माफी मांगनी चाहिए? विदुड़ी जी ने इस बयान के ऊपर बिल्कुल उनके जिस तरह उन्होंने दूसरे अपने इंटरव्यू के अंदर सफाई पेश की, उन्होंने अपनी सफाई में ये कहा कि मैंने व्यक्तिगत दानिश साहब जो सांसद हैं उनको इन शब्दों के, क्योंकि वो बार बार उनके साथ में बार बार उन्हें पंच कर रहे थे, लेकिन मैंने पूरे समाज के लिए नहीं किया। आप चाहें तो उसके बाद का उनका इंटरव्यू देख ले। और दूसरी चीज ये कि कुछ लोग इस तरह की भ्रांति फैला रहे हैं कि इस बयान के बाद में उन्हें टोंक का प्रभारी लगा गया, जबकि विदुड़ी जी को टोंक का प्रभारी 1 महीने पहले लगा दिया गया था इस बयान से पहले। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी किसी तरह ध्रुवीकरण करना चाह रही हो। भारतीय जनता पार्टी विकास को लेकर काम करती है और विकास के एजेंडे पर ही वो चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, अगर सरकार जीतती है या हारती है, मगर कई कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो अपने क्षेत्र में मेहनत करते हैं और कर भी रहे हैं, अब वो चाहे कांग्रेस के हों या बीजेपी के हों, मगर एकदम से एमपीओ को एमएलए के इलेक्शन में लाना, ये क्या स्ट्रेटेजी है? ये शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है। उन्हें लगता है कि इस क्षेत्र में जो सांसद अपने संसदीय क्षेत्रों में बहुत ज्यादा एक्टिव और लोगों से जिनका जुड़ाव बहुत ज्यादा रहा। आप देखिए कई बार ऐसा होता है कि कई सांसद ऐसे होते हैं, आप अपने टोंक की मिसाल ले लीजिए, हमारे टोंक में विधायक कम घूमते हैं और सांसद ज्यादा घूमते हैं, तो उन लोगों संगठन को ये लगा कि इन लोगों की, इन सांसदों की अपने क्षेत्र में जमीनी पकड़ और जमीनी मजबूती अच्छी है और इस क्षेत्र को इन सांसदों की एक विधायक के तौर पर आवश्यकता है। तो उस जगह पर निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने ये किया कि उन सांसदों को उस क्षेत्र में, कि उस क्षेत्र का अधिक विकास हो सके और उस क्षेत्र में ये आपस में कार्यकर्ताओं से और आमजन से जुड़े रहे। अच्छा, जैसा कि भी आपने कहा था कि जो सचिन पायलट को टोंक की जनता ने वोट दिया, वो सोच के दिया कि सीएम के दावेदार है। बिल्कुल। अभी भाजपा के पास कोई सीएम का चेहरा नहीं है। एक तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से उनको एमएलए में लेके आना और फिर बहुत सारों को दिलासा देना कि हाँ आपको सीएम बना दिया जा सकता है, तो यही स्ट्रेटेजी कहीं भाजपा तो निकल? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा वसुंधरा राजे जी हैं और राजस्थान में डिमांड भी वसुंधरा राजे जी की है। बाकी ये सभी निर्णय शीर्ष नेतृत्व के हैं। तो हमारे यहाँ कोई कैंडिडेट होता नहीं, हमारे यहाँ निशान होता है जो कमल का फूल है, तो उस कमल के फूल पर ही चुनाव होगा और जो निर्णय करेगा वो आलाकमान करेगा। लेकिन उस निर्णय को करने से पहले पिछली बार जब शीर्ष नेतृत्व में कांग्रेस ने ये तय नहीं किया था कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, यहाँ पर सिर्फ लोगों को ये बरगलाया गया है कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे। हम आज ये नहीं कह रहे कि वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनेंगे, हम ये कह रहे हैं कि वो सबसे बड़ा चेहरा है। लेकिन कांग्रेस ने तो साफ साफ लोगों को ये बेवकूफ बनाया कि पायलट साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। पायलट साहब मुख्यमंत्री नहीं बने और नहीं बनने के साथ साथ जो उप मुख्यमंत्री वो उप मुख्यमंत्री भी नहीं रहे। उसके बावजूद इस शहर की हालत देख लीजिए आप कि इस क्षेत्र को सिर्फ आपसी फूट के चक्कर में सिर्फ क्षेत्र का नुकसान हुआ, ना पायलट साहब का नुकसान हुआ, ना गहलोत साहब का नुकसान हुआ, सबसे ज्यादा नुकसान हुआ तो टोंक विधानसभा का नुकसान हुआ। इस बार तो आपकी बी टीम भी टोंक से चुनाव हो, टोंक के राजस्थान में बहुत सारी जगहों से चुनाव लड़ रही है, तो आपको लगता है कि उसका फायदा आपको होगा? एमआईएम के बारे में क्या? नहीं, ये एमआईएम हमारी कोई बी टीम नहीं है और एमआईएम से भारतीय जनता पार्टी का किसी तरह से कोई संबंध भी नहीं है और हम ऐसी धार्मिक और सामाजिक विचारधारा वाली पार्टी से भारतीय जनता पार्टी कोई संबंध रखती भी नहीं है। हम राष्ट्रवादी पार्टी है, विकास को लेकर हम जो है क्षेत्र में काम करते हैं। जहां तक एमआईएम का सवाल है, एमआईएम सिर्फ एक समाज और एक धर्म विशेष पर वो राजनीति करना चाहते हैं। वसुंधरा राजे जी का चेहरा जहां जनता को लगा कि साइड में हो रहा है, तो एक अल्टरनेट या उनकी जगह रिप्लेसमेंट में देखने को मिला दिया कुमारी जी, जो खुद भी राजपूत है, राजघराने से आती हैं और उनको टिकट भी ऐसी जगह से दिया गया है जो बहुत सेफ सीट मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं पार्टी में अंदरूनी तौर पर दिया कुमारी जी का चेहरा भी ऊपर आ रहा है।
दिया कुमारी जी काफी वरिष्ठ हैं हमारे, और दिया कुमारी जी एक अच्छा आइकॉन है। लेकिन देखा जाए तो वसुंधरा राजे जी की सरकार में दिया कुमारी जी माधोपुर से भी विधायक थी। लोग जब भी कयास लगा रहे थे कि ये अल्टरनेट वसुंधरा जी का हो सकती हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने पूरा अपने कार्यकाल किया। वर्तमान में वो हमारे सांसद है राजसमंद से। पार्टी को लगा कि इन्हें हमें विधायक में उतारना चाहिए और इस चुनाव में उन्हें उतारा, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। और फिर जो भी तय करेगा वो शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा। बाकी राजस्थान में वसुंधरा जी से बड़ा फेस दिया कुमारी जी अभी हो नहीं सकते। टॉक से अभी तक कोई चेहरा क्यों क्लियर नहीं हो पा रहा? टॉक में देखिए कि जिस तरह आप जानते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा चेहरा कांग्रेस से उतरा है। शुरू स्टार्टिंग में पायलट साहब का ये विचार था कि शायद ये यहाँ से सीट बदलना चाह रहे थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जहां तक जानकारी आई कि गहलोत साहब चाहे इनके दिल मिल गए हो लेकिन मन अभी नहीं मिले। गहलोत साहब ने ये दबाव बनाया कि जो विधायक जहां से जीता है वहां से ही चुनाव लड़ेगा। इस मजबूरी में पायलट साहब को वापस टोंक से चुनाव लड़ना पड़ा, नहीं तो बस पायलट साहब की नजर मसूदा पर भी थी। लेकिन अब अगर हम भारतीय जनता पार्टी इस इंतजार में थी कि पायलट साहब को टोंक से उतारा जाता है तो पार्टी किसे उतारेगी, और अगर पायलट साहब नहीं उतारते टोंक से वो मसूदा शिफ्ट करते तो पार्टी के लिए कोई भी कैंडिडेट को उतारना आसान था। लेकिन अभी पार्टी के लिए सबसे बड़ा जो लक्ष्य है वो ये है कि हम जो पायलट साहब की नीति और रीति है इसके आधार पर उन्हें घेरते हुए किस तरह हम टोंक से उन्हें प्रत्याशी उनके सामने उतारे और उन्हें घेरा जाए और यहां से भारतीय जनता पार्टी विजय होकर निकले। इससे पहले बहुत डिमांड उठी थी कि स्थायी होना चाहिए, जो भी कैंडिडेट हो वो स्थायी हो। फिर आपने बात कही कि यूनुस खान जी को इसलिए भेजा गया कि कहीं ना कहीं माइनॉरिटी की जो सीट थी, मुसलमानों को जो हक था, तो इन्हीं दोनों चीजों को देखते हुए जनता के मन में या लोगों में आपस में एक बहुत नाम आ रहा है मोइन सेठ जी का, तो कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई। अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो मोइन सेठ देखिए कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी नहीं है आज की तारीख में। तो यदि पार्टी सर्वे के आधार पे उन्हें लगता है पार्टी को कि यहाँ से सीट निकाल सकते हैं या पार्टी किसी तरह से उन पर विचार कर सकती है या उनका खुद का मानस उस विचार के आधार पर बन सकता है, तो ये पार्टी का निर्णय है। अगर पार्टी ऐसा निर्णय करती है तो बेहतर निर्णय है, और सबसे ज्यादा तो बेहतर यह है कि टोंक की जनता की डिमांड तो स्थानीय की है। पायलट साहब भी जब यहाँ आए तो उससे पहले भी निर्दलीय भी चुनाव लड़ा गया था, क्योंकि उससे पहले कांग्रेस से बाहरी प्रत्याशी को उतारा जाता था। तो वो चुनाव भी इस आधार पर लड़ा जाता था कि कांग्रेस जिस प्रकार भाजपा स्थानीय को टिकट देती है, कांग्रेस भी स्थानीय को टिकट दे। लेकिन अब एक ये अजीब परिस्थिति पैदा हो गई कि जो लोग कल तक स्थानीय की मांग करते थे आज वही बाहरी की पैरवी कर रहे हैं। तो ये एक अजीब विडंबना है कांग्रेस में टोंक के लिए। किन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी? विकास का मुद्दा, रेल का मुद्दा, मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार ने दे ही दिया। इसके अलावा सबसे ज्यादा यहाँ पर रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। आप देखिए पिछली बार जब सांसद साहब का सेकंड इलेक्शन था, सांसद साहब ने एक दावा अपनी चुनावी सभा में किया था कि आप रेल के मुद्दे पे पायलट साहब आप राज्य सरकार से यहाँ का जो हिस्सा है 50% की राशि का उसकी स्वीकृति दिला दीजिए। यदि केंद्र सरकार उसका 50% की राशि नहीं देगी तो मैं अपनी जेब से चाहे पैसा खर्च कर दूं, लेकिन मैं यहाँ से रेल की राशि लाके रहूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पायलट साहब एक बार इस तरह दम भर के, जिस तरह सांसद साहब ने दम भरा था, आप भी एक बार दम भर के ये बात कहिए। आप प्रदेश अध्यक्ष थे, आपने अपने घोषणा पत्र में 12वें पॉइंट में ये डाला था कि टोंक को रेल से जोड़ा जाएगा। आपने आज तक उस घोषणा पत्र पर काम नहीं किया। आप ये दम भर के कहिए एक बार कि अगर राज्य सरकार पैसा नहीं देती तो मैं अपनी जेब से ये पैसा दूंगा, लेकिन टोंक को रेल दूंगा। तब जाके तो हम ये माने कि पायलट साहब आपने टोंक की जनता की हमदर्दी रखी, और आप हमदर्दी नहीं रखकर आप 54,000 वोटों से जीत के यहाँ से जा रहे हैं और 54 बार आप टोंक भी नहीं आ रहे। तो ये किस तरह का लोगों के साथ छलावा है? आखिरी सवाल आपसे, राजनीति में आपको 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है, आप पार्षद भी रहे हैं और आज स्टेट के पद पे भारतीय जनता पार्टी में, आपकी नजर में टोंक से कैंडिडेट कौन होना चाहिए? टोंक से कैंडिडेट स्थानीय होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह कि मैं तो ये कहूंगा कि स्थानीय के साथ वो व्यक्ति होना चाहिए जो वाकई इस दिल में ये दर्द रखे कि मेरे शहर का विकास हो। जिस तरह पिछली बार इस बोर्ड से पहले भाजपा का बोर्ड चला,
उससे पूर्व में जितने लोग टोंक में आते थे वो ये कहते थे कि हमने टोंक में कोई बदलाव नहीं देखा, लेकिन पिछले बोर्ड में जिस तरह आप शहर में एंट्री करते हैं और एंट्री करते ही आप खूबसूरत चौराहा पाते हैं और डिवाइडर वाले रोड और डिवाइडरों के साथ आप बच्चों के लिए पार्क और पार्क के साथ कई तरह की आप प्रतिमाएं यहाँ शहर में देखते हैं। आप देखिए इन प्रतिमाओं के साथ साथ आप जितने भी विकास कार्य हैं, चाहे आप जन्म से लेके मरण तक के, शमशान से लेके कब्रिस्तान तक के अगर काम हो, मैं कहना नहीं चाहूंगा। हमारे अल्लाह बख्शे हमारे चेयरमैन अजमल साहब भी 10 साल यहाँ पर चेयरमैन रहे, उन्होंने बहुत हमदर्दी के साथ काम किया, लेकिन शायद उनके दिमाग में ऐसी बात नहीं आई कि उनके होते हुए भी कब्रिस्तानों का किसी तरह विकास हो सके। लेकिन पूर्व सभापति लक्ष्मी जैन ने जिस प्रकार से कब्रिस्तान और शमशानों का और साथ साथ शहर के सौंदर्यकरण का काम किया, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हमें अगर विधायक मिले तो ऐसा ही मिले। कोई नाम आपकी नजर में? बस जो विकास कर सके वही हमारा प्रत्याशी होगा। मेरा कहना यही है कि पार्टी नेतृत्व ये तय करे कि कौन टोंक के लिए बेहतर होगा और टोंक के लिए हमदर्दी रखेगा, वही प्रत्याशी बने, तो शायद मैं समझता हूं कि पायलट साहब को मात दी जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें टाइम देने के लिए, और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस एपिसोड को देखने के लिए।